आदाब अस्सलाम तमाम मेरे साथियों को, दोस्तों को, देखने वालों को। बहुत टाइम बाद जो है मौका मिला आपसे रूबरू होने का, एक नए से चैप्टर के साथ। जो हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, टेट्रावैलेंसी के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बाद थोड़ा सा उनका नॉर्मल क्लेचर भी हम पढ़ेंगे। हम लोग सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ से आइसोचेन आइसोमेरिज्म जो है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बहुत सारी टर्म जो यहाँ पे नीचे दी हुई हैं, क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो कुछ मेथड्स हैं जो एग्ज़ाम में जो है बहुत बार जो है पूछे गए हैं। बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छा कंटेंट भी यहाँ पे मिलने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ समझाने और समझने की जो है यहाँ पे कोशिश करूँगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल जो है बनाया गया है, ये ख़ास करके जो फॉरेस्टर के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए है। अभी फॉरेस्टर का जो फिज़िकल जो है अभी तक हुआ नहीं है, कुछ सिटी था उस पर, तो अभी कुछ हियरिंग है जो है दिसंबर में उसकी हियरिंग होगी। तो उसके बाद ही फ़िज़िकल की डेट जो है यहाँ पे आ जाएगी JKSSB के द्वारा, और जैसे ही आएगी तो इसी यूट्यूब चैनल पे उसकी अपडेट जो है आपको दे दी जाएगी। तो बस आप तमाम दोस्त से गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जो इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो है करंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपके सामने ही स्क्रीन पे ये चीज़ लिखी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एक ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा मीन्स होता है 4, वैलेंसी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो भी जो स्टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसको इसकी वैलेंसी कहा जाता है किसी भी एलिमेंट की। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। मीन्स एक कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है, इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है बाकी 4 दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके जो है कंपाउंड्स बनाता है, और आमतौर पर उन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन आमतौर पर हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के अगर आप कार्बन देखोगे तो इसकी जो 4 जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है। बाकी भी एलिमेंट जैसे कार्बन कार्बन के साथ बनाता है, या कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है। और अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे टेट्रावैलेंसी के बारे में यहाँ पे कार्बन, और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में है कि टेट्रावैलेंसी जो है क्या होती है। तो वो टेट्रावैलेंसी ये चीज़ होती है कि कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 होते हैं और वही टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे ये चीज़ का जिक्र किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं थोड़ा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एट कार्बन। कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4। जैसे 6 है तो अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर वाले शेल में 8 होते हैं, लेकिन इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 अगर अंदर में आएंगे और बाहर वाले में 4 रहेंगे। अब इसको या तो 4 गेन करने हैं 8 लाने के लिए, या तो 4 लॉस करने हैं, तो बराबर काम है, वो गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे चाहे वो लॉस करेगा 4 तब भी इसकी वैलेंसी 4 आएगी, या गेन करेगा 4 तब भी इसकी 4 वैलेंसी आएगी। तो वैलेंसी होता ही है टेकिंग द बॉन्ड्स विच टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वो नंबर उसकी वैलेंसी कहलाता है। 10 कार्बन इज ऑलवेज टेट्रा कोवेलेंट, टेट्रा कोवेलेंट दैट इट मीन्स फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आगे ये चीज़ देखिए, कहते हैं ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इट हैज़ ए टेट्राहाइड्रॉन शेप। देखो
हेड्रॉन शेप जो है यहाँ पे भी दी हुई है, क्या किसकी वजह से होती है, इसके 4 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब कैटिनेशन क्या चीज़ होती है ये भी आपने समझना है। कहते हैं कि द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसका मतलब यह है कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके भी बॉन्ड बनाता है, तो वो एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है उसके अंदर। मींस कार्बन और कार्बन जो है मिलके आपस में जो है क्या बनाते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं, और वो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम एल्कीन की बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, इस तरीके से हम एल्काइन की बात करते हैं, और एल्केन की बात अगर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड भी बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ये आपने समझना है। तो कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी में कार्बन की एटम जो है वो आपस में ही लिंक होके क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज द मेन रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, और ये एक खास वजह होती है, इस वजह से बहुत बड़े बड़े कंपाउंड जो है कार्बन के पाए जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कार्बन अगर चेन में आप जोड़ोगे तो बड़ा से बड़ा कंपाउंड बना सकते हो, और बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग किस्म के बना सकते हो। तो यही वजह है कैटिनेशन प्रॉपर्टी की। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले 2 बड़ी बड़ी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, एसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। और अब अगर इसको हम और ज़्यादा फर्दर डिवाइड करेंगे तो साइक्लिक में एक होमोसाइक्लिक होता है और हेटेरोसाइक्लिक होता है। फिर होमोसाइक्लिक को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और एरोमेटिक को अगर हम डिवाइड करेंगे और बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कहते हैं फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइन एज द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी किसी भी फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की, जैसे OH जो है फंक्शनल ग्रुप कभी कभार रहता है, उसके बाद CHO कभी कभार फंक्शनल ग्रुप रहता है, उसके बाद COOH रहता है, कभी कभार NH2 रहता है, NH2 कभी कभार इसमें अमाइन कहते हैं, उसके बाद CONH2 को एमाइड कहते हैं, कार्बोक्साइल को कहते हैं COH, और एल्डिहाइड को CHO और OH को हाइड्रोक्सिल। उसके बाद हेलोजेंस भी कभी कभार जो है जिसमें X जो है जिसका जो है वो प्रेजेंटेशन है X, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, कभी कभार ट्रिपल बॉन्ड और कभी कभार डबल बॉन्ड आता है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप में, लेकिन बाकी जो आपने देखे यहाँ पे इस तमाम फंक्शनल ग्रुप हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ होती है, एक ग्रुप होता है अटैच रहता है एक बहुत बड़ी चेन के साथ कार्बन की, और वो डिटरमाइन करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकली उतनी जो है प्रॉपर्टीज़ जो है फंक्शनल ग्रुप के बेस पे नहीं आती हैं, लेकिन केमिकली जो है वो बहुत बड़ी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है, और इसके वजह से जो है एक चेन कार्बन एटम की वो डिफरेंट हो जाती है। अगर एक चेन में एक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी सेम किस्म की चेन है उसमें दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, तो पूरी पूरी प्रॉपर्टीज़ उसकी जो हो जाती हैं वो डिफरेंट हो जाती है और मुख्तलिफ हो जाती है। तो ये फ़र्क रहता है फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो यहाँ पे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ोगे, उसके बाद नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ। जैसे एल्कीन की अभी मैंने बात की थी, उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन की अगर बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच। उससे हेलोजेंस का जो फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन ही है, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल जो है वो फंक्शनल ग्रुप है और उसका OH स्ट्रक्चर है। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड क्या फार्माइल जो है CHO इसमें स्ट्रक्चर आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्साइल होता है COOH, और एसिड एमाइड में एमाइड्स आता है CONH2, और प्राइमरी एमाइंस आता है एमाइन जिसमें NH2 आता है, ठीक है। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ होती है होमोलॉगस सीरीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है कि ये चीज़ इंसान को वैसे भी पता होनी चाहिए। जो मेडिकल बैकग्राउंड के जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ वैसे भी पता होना चाहिए अगर वो किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे 11th क्लास में ही, हालांकि 10th क्लास में ही होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से आपको इसको अंडरस्टैंड होनी चाहिए इस चीज़ की। कहते हैं होमोलॉगस सीरीज़ जो है डिफाइन होती है एज अ फैमिली और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, all members of which contain the same functional group, show gradation in physical and similarity in chemical properties, and any two adjacent member of
which differ by CH2 group. The individual member of this group are called as homologies and the phenomena is called as homology. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक फैमिली होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चरली तरीके से सिमिलर एक किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं. उनका ये भी हो सकता है कि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, जिसमें उसकी जो फिज़िकल की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सा ग्रेडेशन दिखाता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो उसमें सिमिलरिटी होती है. और जो एडजेसेंट ग्रुप्स होते हैं वो किससे डिफ़र करते हैं? डिफ़र बाय CH2 ग्रुप. और एडजेसेंट जो है सिर्फ CH2 जो है वो CH2 से डिफ़र करते हैं एडजेसेंट ग्रुप्स हैं. दिस इंडिविजुअल मेंबर, और एक इंडिविजुअल मेंबर को होमोलॉगीज कहते हैं और उस फिनोमिना को होमोलॉगी कहते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है. उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको IUPAC नेम भी कहा जाता है. कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद मिलियन ऑफ कंपाउंड्स, यानी मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो हैं स्टडी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई और आइडेंटिफाई जो है देम ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग नोन एज IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज एडॉप्टेड. ठीक है, द नेम ऑफ सच that the listeners can deduce the structure from it. The IUPAC name exists of 3 parts, जिसमें 3 जो है मेन जो है पार्ट्स हैं, जिसमें प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, सफिक्स. इस तरीके से प्रीफिक्स हम मिथाइल को प्रीफिक्स कहते हैं. उसके बाद मिथाइल ऑक्टेन, जैसे ऑक्टेन है तो सुफिक्स यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे इन भी हो सकता है और आइन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंगल बॉन्डेड है ये. ठीक है, मिथाइल ऑक्टेन जो है सिंगल बॉन्डेड, इसे यहाँ पे सुफिक्स जो है एन है, तो आइन भी हो सकता है और इन भी हो सकता है. ठीक है, तो मिथाइल जो है प्रीफिक्स है इसका, तो ये चीज़ आपने देखनी है. उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जिसमें स्ट्रेट चेन एल्केन के बारे में, जिसमें एल्केन जो है सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन कहते हैं, ENE उसके एंड पे लगता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगता है, YNE लगता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. तो स्ट्रेट चेन एल्केन में क्या पढ़ना है कि द नेम ऑफ सच कंपाउंड इज बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर एंड विद सफिक्स एन. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, टू कैरी ए प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन. अब प्रीफिक्स क्या दिखाता है? कार्बन एटम, किसी चेन के अंदर कार्बन एटम कितने हैं वो प्रीफिक्स बताता है. ठीक है, जिस तरीके से मैं कहूँगा मिथाइल तो 1 कार्बन एटम, इथाइल तो 2 कार्बन एटम, प्रोपाइल तो 3 कार्बन एटम, ब्यूटाइल तो 4 कार्बन एटम, पेंट तो 5, हेक्स तो 6, हेप्ट तो 7, ऑक्टो 8. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताता है, यानी कि उसका जो प्रीफिक्स रहता है वो इंडिकेट करता है कितने कार्बन एटम इसमें मौजूद होते हैं. और जो एन, इन और आइन है वो बताता है कि इसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. तो ये चीज़ यहाँ पे सफिक्स बताता है. ठीक है, उसके बाद इसका सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हम किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हैं. तो ब्रांच, जैसे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन अगर होगा तो उसमें सबसे पहले नाम कैसे देना? सबसे पहले हमने सबसे बड़ी चेन को आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बड़ी चेन, यानी अगर ब्रांचेस है तो सबसे बड़ी चेन हमने देखना है कि सबसे किस तरीके से सबसे ज़्यादा एक ही चेन के अंदर जो है कार्बन एटम पाए जाते हैं, तो वो कहलाई जाएगी सबसे बड़ी चेन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की. उसके बाद नंबरिंग इज़ डन इन सच ए वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट्स द लोवेस्ट पोजीशन वैल्यू. अब देखो अगर किसी चेन के अंदर ब्रांचेस है तो आपने इस तरीके से उसकी नंबरिंग करनी है, उस तरीके से शुरू करनी है नंबरिंग, ताकि जो ब्रांच्ड कार्बन एटम्स हैं उनका जो है नंबर जो है कम आ जाए. मिसाल के तौर पर अगर एक साइड से किसी ब्रांच का नंबर 2 आता है और दूसरे साइड से उसी ब्रांच का नंबर 4 आता है, तो आपने कहाँ से शुरू करना है? उसको 1 किसको कंसिडर करना है? तो आपको जहाँ से नंबर 2 आ रहा था उस चेन का नंबर उस पोजीशन पे थी वो चेन नंबर 2 पे, तो आपने उसी साइड से शुरू करना है, ना कि उस साइड से जिस साइड से 4 आ रहा था. ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है. द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप अटैच्ड एज ए ब्रांच एंड देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड इट्स पोजिशन इज इंडिकेटिंग बाय नंबर. सबसे पहले यहाँ पे जिस अल्काइल ग्रुप की जो जिस ब्रांच पे वो था उस ब्रांच का नंबर, उसके बाद उस कार्बन आइटम में जिस ब्रांच को आपने सेलेक्ट किया है उसमें कार्बन कितने हैं. अगर 3 कार्बन है तो पेंट ये क्या कहते हैं, प्रॉप आएगा. अगर 5 है तो पेंट आएगा. 6 आएगा तो 6 अगर कार्बन आइटम होंगे तो हेप्ट आएगा, ये हेक्स आएगा, फिर हेप्ट आएगा अगर 7 होंगे. तो इस तरीके से उसका हमने प्रीफिक्स
लगाना है। तो द लोअर नंबर इज़ गिवन टू द फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद एक चीज़ आपने और देखनी है, तो आपने उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी इसको देखना है। अगर मिसाल के तौर पर मिथ इथ है, तो एम जो है बाद में आता है, इथ जो है ई से शुरू होता है, जो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है। तो इस तरीके से भी उसकी नंबरिंग करनी है, इथ को पहले रखना है और मिथ को बाद में रखना है, ठीक है। उसके बाद द कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैच टू द रूट एल्केन इज नंबर्ड एज 1, उसको नंबर क्या करना है, 1 देना है, ठीक है। अगर 1 पे है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल, अब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ पे क्या नॉमेनक्लेचर जो है क्रिएट करना है, उस तरीके से उसकी गाइडलाइंस क्या है नॉमेनक्लेचर की, किस तरीके से उसको समझना है और किस तरीके से उसका नाम देना है। जिस कार्बन एटम की जो बड़ी एक चेन है उसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे करना है कि द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इन is numbered in such a way that the functional group attached to the carbon atom gets the lowest possible number in the chain। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि उस सबसे बड़ी चेन को आपने सेलेक्ट करना है और उस चेन में देखना है कि का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। मीन्स कि उसी जगह से शुरू आपने करना है उन कार्बन एटम्स की चेन को, उसको नंबर 1 मिलना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कहते हैं व्हेन देयर आर 4 मोर फंक्शनल ग्रुप देन द पीआरटी एड्रेस फॉलो। और अगर वो एक से ज़्यादा जो फंक्शनल ग्रुप है तो पीआरटी कहाँ लगेगी, देखो COH को सबसे नंबर 1, COSO3H को नंबर 2, COR को 4। देखो ये क्वेश्चन भी इस तरह का आर्डर पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सबसे पहले नंबर में फंक्शनल ग्रुप में पीआरटी किसको मिलेगी, COOH को, और COH को हमने क्या दिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद SO3H और CORR यहाँ पे CH2 है, मतलब एल्काइल ग्रुप है, COCl, उसके बाद CONH2, उसके बाद CN है, HC है, डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, OH है, NH2 है, C डबल बॉन्ड C है और C ट्रिपल बॉन्ड Cl। एंड पे C ट्रिपल बॉन्ड C के को नंबर लगता है उसकी ऑर्डर की प्रायोरिटी में, ठीक है। उसके बाद है आइसोमेरिज्म। तो देखो इसको भी आपने समझना है कि आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होती है, ठीक है। कहते हैं 2 or more compounds having the same molecular formula but different physical and chemical properties are called as isomers and the phenomena is known as isomerism। अब देखो इसमें आपने याद रखना है कि जिसमें एक या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हों और उसका जो सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और उसमें अगर स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उसकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, वो डिफरेंट है, और उन दो को हम आइसोमर्स कहते हैं और उस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसमें आप तब चेन, इसमें टाइप्स हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है, जो दो या दो से ज़्यादा जो है कंपाउंड्स हों जिनका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, उसका कार्बन स्केलेटन अगर अलग हो तो उसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे पेंटेन है, यहाँ पे आइसोपेंटेन, कार्बन एटम ऊपर है एक, इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है। अगर हम इसी केमिकल ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, इसको पेंटेन यहाँ पे और कोई दूसरा नाम इसके लिए नहीं है, लेकिन इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन कहते हैं क्योंकि 2 पोजीशन अगर यहाँ से हम शुरू करेंगे CH3 से तो दूसरी पोजीशन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्रांच है एल्काइल ग्रुप की, तो यहाँ पे 2 तभी नंबर आएगा, 2 मिथाइल, और यहाँ पे मिथाइल और है क्या 2 नंबर पे, ये एक मिथाइल को, अगर इथाइल होता तो ई लिखना था, तो मिथाइल। और ये जब कार्बन चेन की हम बात करते हैं, एक लंबी चेन को ये हम लेते हैं, ये सबसे लंबी चेन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है ये कार्बन चेन, तो ब्यूटेन कहा जाता है। और कोई भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसलिए AN ही लगता है, अगर डबल बॉन्ड होता तो EN ही लगता है, ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता YN ही लगता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन एटम अगर देखेंगे 5 ही है तीनों में, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। कार्बन एटम हालांकि सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चर की वजह से इसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आता है और इसी फ़र्क को कहते हैं आइसोमेरिज्म।
उसके बाद है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें कंपाउंड जो है सेम स्ट्रक्चर होता है कार्बन चेन की, लेकिन फ़र्क कहाँ इन पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में फ़र्क आता है या फंक्शनल ग्रुप में फ़र्क आता है, उसमें डिफरेंस आता है और उसको कहा जाता है पोजीशन आइसोमर्स, और फिनोमेना को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड जो है एंड से थोड़ा पहले और यहाँ बीच में है बिल्कुल डबल बॉन्ड, इस वजह से लाइक कार्बन आइटम अगर बात करेंगे एक ही किस्म के कार्बन आइटम मौजूद हैं, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के डिसलोकेशन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, जिसको कहते हैं आइसोमेरिज्म, और इसके पोजीशन की वजह से यहाँ पे डिफरेंस आया है, इसको कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसमें फंक्शनल इसको OH है इसमें, और इसमें वो फंक्शनल ग्रुप में जो है अगर फ़र्क होने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर चर्चा में, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आता है और उसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और फिनोमेना को कहते हैं फंक्शनल, उसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स और फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसके बाद मेटामेरिज्म क्या चीज़ होती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉर्मल, जिस तरीके से अगर ब्रांच जो है डिफरेंट है, ठीक है, ब्रांच या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं साइड चेन के, तो उसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। उसके बाद फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब फिशन कोवेलेंट बॉन्ड की किस तरीके से हमने कहा, इसमें हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, फिशन होता है टूटना या तोड़ना। अब यहाँ पे फिशन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है कि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कहना इट इज़ द क्लीवेज बाय बॉन्ड ब्रेकिंग इन सच वे दैट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट। यानी कहते हैं कि एक बॉन्ड को तोड़ने में एक क्या कहते हैं इस्तेमाल होता है, कोई भी चाहे एनर्जी हो चाहे दूसरी चीज़ हो, वो जब बॉन्ड टूटता है तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ जाता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरे के ऊपर एक क्रिएट जो है होता है एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, एक डाइपोल क्रिएट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक होता है इन सच क्लीवेज शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है दोनों साइड चले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक साथ दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल्स ने रीजन दैट ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइल्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसको हाइड्रोफाइल्स कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होता है अवेक करता है न्यूक्लियस से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो ये चीज़ आपने देखनी है। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन ये थोड़ा सा देख लेना, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें नहीं हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी हों, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हों। तो ये आपने थोड़ा समझना है, थोड़ा सा देखना है, और कोशिश करनी है कि आप वीडियो के साथ तमाम वीडियो को देखने के लिए, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने इसी सिलेबस के हिसाब से चढ़ाई हुई है और प्रेसाइज़ किया है, यहाँ पे बहुत कोशिश की है कम से कम सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल। उसके बहुत सारे बच्चों की ये गुजारिश रहती है, फरमाइश रहती है, शिकायत भी रहती है कि बहुत लेंथी सिलेबस है, नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कम से कम पढ़ाने की, कम से कम मटेरियल जो है लाने की, ताकि उसी मटेरियल को आप रिवाइज़ अगर करेंगे तो ही संभव है आप किसी भी पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने थोड़ा बहुत समझना है, अभी समझने की कोशिश आपने करनी है। तो फ़िलहाल इतना ही इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए से चैप्टर के साथ, एक नए से कंसेप्ट के साथ। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।